प्रणाम स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। तो हम थर्ड पैराग्राफ पे आए थे, एवलिन ग्लैनी के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब इतना सब कुछ होने के बाद सोचो, जब उसे पता चला कि वो सुन नहीं सकती है, उसकी सुनने की कैपेसिटी जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी एवलिन ग्लैनी जो थी वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। तो उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि वो अपना जीवन नॉर्मल जीवन जिएगी, अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी और म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट है उसको भी वो आगे ले जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं सुन नहीं सकती हूँ तो मैं म्यूज़िक छोड़ दूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने जो म्यूज़िक में उसे जो इंटरेस्ट था वो उसके साथ ही अपना जीवन आगे बढ़ा रही थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो xylophone बजा रही है। नीचे आप देखोगे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आएगा। तो एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो xylophone बजा रही है। उसको देखकर उसने डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। तो ज़्यादातर टीचर ने उसकी हिम्मत घटाई कि भाई तुम नहीं बजा सकती हो, वॉट एवर सो। बट पर्क्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन पर्क्यूशनिस्ट मतलब कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनली ड्रम तबला ये सब बजाता हो। तो रॉन फोर्ब्स नाम के जो पर्क्यूशनिस्ट थे, उन्होंने उसकी कैपेसिटी को, उसकी क्षमताओं को, उसकी एबिलिटी को नोटिस किया, उन्होंने जाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने उसको सिखाने के लिए क्या किया? 2 बड़े ड्रम 2 अलग अलग नोट्स में, नोट्स मतलब पैसे नहीं यहाँ पे, नोट्स मतलब जो टोनिंग होती है, उसकी ट्यूनिंग होती है। तो उसको उन्होंने 2 बड़े ड्रम का यूज़ किया जो अलग अलग नोट्स के थे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। तो रॉन फोर्ब्स जो थे वो एवलिन ग्लैनी से कहते हैं कि अपने कानों से मत सुनो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, किसी और तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। मतलब तुम सुन नहीं सकती हो, नो मैटर, लेकिन तुम इसे अपने कान से भी सुनने की कोशिश मत करो। जैसे वो थोड़ा बहुत सुन सकती थी तो उसने कहा कि तुम अपने कान से सुनने की कोशिश मत करो, तुम किसी और तरीके से इसे फील करो। सेज एवलिन, Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो जल्द ही इसने रियलाइज़ किया, जब ये फील करना शुरू करती है, धीरे धीरे इसे पता चलने लगा कि जो हायर ड्रम है, मतलब जो ऊपर की तरफ का होता है, वो उसकी फीलिंग उसे कहाँ आती थी? वेस्ट अप, कमर के ऊपर आती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो नीचे ड्रम बजता था उसको कमर के नीचे वो फील करने लगी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स जो है उसको प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज कई बार रिपीट करते, कई बार दोहराते। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और जल्द ही एवलिन ने पाया कि वो अलग अलग नोट्स, मतलब अलग अलग ट्यूनिंग को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्से में वो महसूस कर सकती है। तो उसको सिखाने में उसके जो पर्क्यूशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ पर और दूसरे टीचर उसे डिस्करेज किया करते थे, वहाँ पे रॉन फोर्ब्स जो है वो उसकी काबिलियत को समझे, उसके इंटरेस्ट को समझे, और स्पेशली उसको सिखाने के लिए उन्होंने 2 हायर ड्रम का यूज़ किया जो अलग अलग टोनिंग में होते थे, ट्यूनिंग में होते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे रियलाइज़ कराया कि तुम सुनने की कोशिश मत करो, तुम फील सेंस करो, उसे फील करने की कोशिश करो अलग अलग तरीकों से। तो इस तरह से एवलिन ग्लैनी जो है धीरे धीरे, जब फोर्ब्स जो है वो ये एक्सरसाइज रिपीट करने लगे, तो एवलिन ने पाया कि वो अलग अलग नोट्स, कुछ नोट्स जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो फील कर रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मतलब इसने अपना जो उसका माइंड था, जो उसका शरीर था, उसको मतलब आवाज़ की जो कंपन होती है ना, जो वाइब्रेशन होती है, कई बार देखो आप मोबाइल को, हम आवाज़ डिस्टर्ब हमको होता है तो हम मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि हमें वो सुनाई तो नहीं देता है लेकिन हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह वो कहती है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी सब क्या था? एक मजबूत डिटर्मिनेशन मतलब लगन, एक उसकी तीव्र इच्छा और कड़ी मेहनत। कई बार होता है ना कि कुछ पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ये हार्ड वर्क और जो उसका लगन थी, उसकी मतलब मजबूत इरादा जो था, यही सब कुछ उसको आगे ले गया। देखिए यहाँ पे जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, यही है ज़ाइलोफ़ोन। इसको ज़ाइलोफ़ोन कहा जाता है।
अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रॉ वुडन बार ऑफ डिफरेंट लेंथ। देख रहे हो इसकी लेंथ भी अलग अलग है, छोटी बड़ी साइज़ में है। तो ये है जाइलोफोन। पर्क्यूशनिस्ट का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा। जो ड्रम तबला बजाते हैं उसे पर्क्यूशनिस्ट कहते हैं। फिर पोटेंशियल मतलब है क्वालिटी, एबिलिटी, आपकी क्षमता जो होती है, जो आप में विकास लाती है। नाउ वी कम टू द फोर्थ पैरा। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। मतलब वो यूथ ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप था उसके साथ उसने यूनाइटेड किंगडम का भी टूर किया, दौरा किया। और जब वो 16 साल की थी तब उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाएगी। अब शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। मतलब उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसने ऑडिशन दिया था, पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर उसने मतलब उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाली वो बनी। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। पहले तो वो ग्रुप में जाती थी। ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है, अलग अलग म्यूजिशियन जो ग्रुप में जाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। तो पहले वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सोलो परफॉर्मेंस में आ गई। सोलो परफॉर्मेंस मतलब जो अकेले परफॉर्म करता है। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने मतलब 3 साल के उसके एंड का जो 3 साल था, उसके जो कैरियर का एंड का 3 साल था, वहाँ पर उसने बहुत सारे, वहाँ पहुँचते पहुँचते उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए। मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस जो कीमती अवार्ड्स थे, फेमस अवार्ड थे, वो सब उसे मिले। ऑडिशन का मीनिंग यहाँ पे दिया है, gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough। मतलब परफॉर्मेंस देना, ऑडिशन देने जाते हैं ना कि वहाँ पे डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई ये अच्छा कर रही है या नहीं कर रहे हैं, आपको चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसे ऑडिशन कहा गया है। अब 5th पैराग्राफ देखिए आप लोग। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब इन सब के लिए एवलिन जो है कभी भी कोई मतलब हेरोइक अचीवमेंट का योगदान नहीं देती है। जैसे बोलते हैं ना कि ये भगवान की दया से हो गया, या फिर मेरा नसीब था ऐसा हो गया, या ये एक चमत्कार हो गया, ऐसा वो नहीं मानती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उसका ऐसा कहना था कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, और अगर आप जानोगे कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी-पर्क्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। हैक्टिक मतलब होता है बिजी। और आखिरकार वो शिखर पर पहुंच गई जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस मल्टी-पर्क्यूशनिस्ट, मतलब जो एक ही उसमें इंस्ट्रूमेंट पे नहीं, कई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो ऐसे में उसका भी नाम जोड़ा गया, जो करीब हज़ार से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 1000 जितने इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल किए। और एकदम टाइट बिजी शेड्यूल जिसका हो गया था, इंटरनेशनल शेड्यूल जो है वो काफ़ी हैक्टिक बिजी हो गया था। तो यहाँ पर 5th पैराग्राफ में एवलिन ग्लैनी बताती हैं कि कोई चमत्कार नहीं हुआ था उसके साथ, ये उसकी कड़ी मेहनत और उसकी लगन का ही नतीजा था कि वो इस मुकाम तक पहुँची। उसका ऐसा कहना था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच सकते हो। नाउ कम टू द 6th पैरा। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अगर आप एवलिन का कोई फंक्शन देख रहे हो तो वो देखने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आता है, बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि बिना सुने कोई इतने अच्छे से एफर्टलेसली, मतलब किसी चीज़ में, मतलब बिना किसी मेहनत के उसको जब बजाते हुए आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये बिना उसके अंदर कोई उसको मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इतने फटाफट वो अपना जो फंक्शन रहता था, जो उसका प्रोग्राम रहता था, उसका वो परफॉर्मेंस वहाँ पर देती थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जब उसके इंटरव्यू के दरमियान 2 घंटे का जो उसका सेशन था, जो डिस्कशन था, उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। कई बार ऐसा होता है ना, बातचीत के दरमियान आपको समझ में जब सुनाई नहीं दे रहा है, आपको इंटरव्यू देना है, तो कैसे दोगे? तो वो उस 2 घंटे के जो डिस्कशन था उसमें उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन वॉज विद बिजी बियर्ड गिव मी अ ट्रबल शी लाफ्ड। तो वो हंसते हुए कहती है कि वो आदमी जिनकी घने, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, घनी दाढ़ियाँ होती हैं, वो मुझे थोड़ा परेशान करते हैं।
इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़। तो बताती है जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, वो सामने वाले के लिप मूवमेंट को देखकर पता लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है या वो क्या कह रहा है। तो कहती है जैसे जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, काफ़ी घनी दाढ़ी मूँछ होते हैं, तो ऐसे लोग उसे थोड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि केवल लिप मूवमेंट नहीं इम्पॉर्टेंट है, लिप मूवमेंट के साथ साथ चेहरे का क्या एक्सप्रेशन है, और ख़ास करके आँखों का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुनने के लिए। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ द स्कॉटिश लिट, वो मतलब बिना रुके स्कॉटिश भाषा जो है बहुत अच्छे से बोल सकती थी बिना किसी गलती के। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो बताती है कि मेरी जो स्पीच है यानी बोलने की जो शैली है, जिस तरह से वो बोलती है, वो इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि वो पहले से बहरी नहीं थी। आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मतलब जब तक मैं 11 साल की थी तब तक तो मैं सुन ही सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन उससे ये तो क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह से उसने फ्रेंच भाषा सीखी और साथ ही साथ जापानीज़ में भी उसने उसका बेसिक भी सीखा था। तो ये तो पता था कि स्कॉटिश लैंग्वेज तो बचपन से वो बोल रही थी, तो स्कॉटिश जो भाषा थी वो उसे अच्छे से आती थी क्योंकि 11 साल तक तो वो सुन सकती थी। लेकिन उससे ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो मास्टर ऑफ बेसिक जापानीज़ और साथ ही साथ उसने फ्रेंच कैसे सीखा। यहाँ पे मीनिंग दिया है, देखिए फ्लॉलेसली। फ्लॉलेसली का मीनिंग है विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी गलती के। लिल्ट मतलब है अ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो तरीका होता है। और इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है एक्साइटमेंट, क्यूरियस, फैसिनेटिंग, मतलब इंटरेस्ट लाना, किसी चीज़ को मज़ा लेकर एंजॉय करना वो। अब यहाँ पे देखो किस तरह से एवलिन ग्लैनी जो है इस पिक्चर में वो जाइलोफोन को बजा रही है। तो यहाँ पे हम हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। इस एवलिन ग्लैनी का जो थर्ड पार्ट है, आगे का जो मतलब पोर्शन है, वो हमारे थर्ड वीडियो में लेंगे। प्रणाम स्टूडेंट, टेक केयर।